फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बहुत कहानी लिखी है। ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, ये सारा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का ही चल रहा है। ये इंट्रोडक्शन है। रियल में यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो अगर सब पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ काम की चीज देख लेते हैं। पहली लाइन ये है, सभी एनिमल इवन ह्यूमन भी डिपेंड है प्लांट पर के लिए, फूड के लिए। तो अगर ग्रीन प्लांट वास्तव में फिर क्या करेंगे, तो ग्रीन प्लांट वास्तव में सिंथेसाइज कर लेंगे अपना फूड। किसके द्वारा सिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और इसी नाते ग्रीन प्लांट को क्या कहोगे, ऑटोट्रॉफ कहोगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की खास बात यह है कि ये केवल किसमें है, प्लांट में है, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड हैं किस पर, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये अंडरलाइन करो, काम का क्वेश्चन है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, क्वेश्चन पूछेगा कैसी प्रोसेस है, तो कहेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये अंडरलाइन करो, जिसमें लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, और सिंथेसिस करते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर हैं वो डिपेंड हैं किस पर, सनलाइट एनर्जी। यूज ऑफ एनर्जी कहाँ से, सनलाइट बाय प्लांट डूइंग किसके द्वारा, तो आंसर देंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। और यही बेसिस है लाइफ का, किस पर, अर्थ पर। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है दो रीजन से। पहला रीजन है कि इससे जितना भी फूड बनेगा वही प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड होगा, और दूसरा है ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे किसमें, एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे तो भी हम आगे देखेंगे क्या पढ़ेंगे। व्हाट डू वी नो, क्या हम जानते हैं। इस चैप्टर में हेडिंग का ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे सिंपल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कह रहा अर्लियर क्लासेज में, जिससे ये पता चला, क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस को चाहिए क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस को चाहिए लाइट, और फोटोसिंथेसिस को चाहिए CO2। कह रहा है एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता चलेगा कि स्टार्च का फॉर्मेशन होगा किस पर्टिकुलर, देखिए दो लीफ यहाँ दी हैं, एक दी है वेरीगेटेड लीफ। ऐसी कोई भी लीफ जिसका ग्रीन कलर एक जैसा ना हो, जिसमें थोड़े थोड़े चकत्ते पड़े हों, ये है वेरीगेटेड लीफ। और जो लीफ कंप्लीट ग्रीन हो, ये ग्रीन लीफ है। तो इसमें स्टार्च की सिंथेसिस और इसमें स्टार्च की सिंथेसिस को देखा गया है। या ऐसी कोई लीफ ले लीजिए जो पार्शियली कवर थी किससे, ब्लैक पेपर, एक्सपोज किया गया लाइट, और फिर टेस्ट किया गया किसके लिए, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए। तो ये पता चल गया क्या, तो यहां से टिक करो कि फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस केवल हरे हिस्से में ही होता है। अगर पत्ती में कोई येलो कलर का पार्ट है तो फिर वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। Another experiment you may carried out where एक पार्ट ऑफ लीफ को इनक्लोज कर देंगे टेस्ट ट्यूब, और वहां रखा क्या होगा, KOH सॉक्ड कॉटन, जो वास्तव में क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2। जबकि अदर हाफ क्या होगा, एक्सपोज टू एयर होगा। इस सेटअप रख दिया जाएगा लाइट में फॉर सम टाइम, फिर वही काम करेंगे, टेस्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन टू पार्ट ऑफ लीफ। आप पाएंगे कि जो एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ है वहां टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव फॉर स्टार्च, और जो ट्यूब के अंदर होगा वहां टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव। इससे सिद्ध क्या होगा, तो ये देखिए ये सिद्ध करता है कि CO2 नेसेसरी है किसके लिए। फिर अर्ली एक्सपेरिमेंट बहुत सारे और हैं। तो साइंटिस्ट याद रखना है, जोसेफ प्रिस्टले याद रखिएगा, ये भले ही ना याद रखिएगा लेकिन काम याद रखिएगा कब इन्होंने किया।
1770 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और क्या बताया, तो ये टिक करो। एसेंशियल रोल है एयर का, किसमें, ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ये इनका काम है। किसने किया, जोसेफ प्रेस्टले। इन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन को, कब, 1774। ये दूसरा क्वेश्चन है। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या क्या लिया, तो 3 चीज याद रखिएगा, माइस लिया था, मिंट प्लांट लिया था और कैंडल लिया था। इन्होंने क्या कंक्लूड किया है, तो ही कंक्लूड दैट जो बर्निंग कैंडल है या एनिमल की जो ब्रीदिंग है उससे जो हवा डैमेज हो जाती है उसको मिंट प्लांट क्या कर देता है, उसको मिंट प्लांट रीस्टोर कर लेता है और तभी मोमबत्ती हमेशा जलती रहती है। ये लाइन देखिए लिखी है, इतना जबरदस्ती का क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधे सीधे बनेगा कि किसी के सांस लेने से या मोमबत्ती के जल जाने से जो ऑक्सीजन कम हो जाती है या जो हवा खराब हो जाती है उसको कौन सही कर देगा, तो आंसर क्या देंगे, तो आंसर देंगे प्लांट क्या करेंगे, रीस्टोर कर देंगे उस हवा को जो खराब हो जाए, किससे, ब्रीदिंग एनिमल या बर्निंग कैंडल। फिर ऐसा ही जैसा इन्होंने यूज किया था प्रिस्टले ने, वैसा ही किसने यूज किया, जॉन इंजनहाउस ने यूज किया। और इन्होंने क्या बताया, तो जो बताया उसको टिक करो। सनलाइट एसेंशियल है प्लांट की उस प्रोसेस के लिए जिससे प्लांट प्यूरिफाई करते हैं एयर। अब एयर चाहे किससे खराब हुई हो, कैंडल से, और चाहे एनिमल, हिंदी में बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल के द्वारा जो हवा खराब होती है वो पौधे शुद्ध करते हैं, ये प्रिस्टले का काम है। लेकिन जिस प्रोसेस से शुद्ध करते हैं उस प्रोसेस में लाइट लगती है, ये किसका काम है, जॉन इंजनहाउस का, बस ऐसे याद रखिएगा। फिर उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया, क्या लिया, एक्वेटिक प्लांट लिया और कहाँ रखा, सनलाइट, तो इनको क्या दिखाई पड़ गए, बबल दिखाई पड़ गए अराउंड द ग्रीन पार्ट। बाद में इन्होंने बताया कि बबल में कुछ नहीं, वास्तव में क्या है, ऑक्सीजन है। तब इन्होंने एक नई लाइन बताई, क्या, कि जो हरा पार्ट है प्लांट का वो रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन। प्रिस्टले ये नहीं बता पाए थे कि हवा शुद्ध कैसे हो जाती है, लेकिन इंजनहाउस ने ये बताया कि हवा शुद्ध कैसे हो जाती है, क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। फिर आए जूलियन वान सैक्स, ईयर 1854। इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का जब प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। इनका ही कहना है ग्लूकोज स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। इन्हीं की स्टडी शो करती है क्या, यहाँ से, कि ग्रीन सब्सटेंस जो पौधों में पाया जाता है वो कहाँ है, स्पेशल बॉडी जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने ही पाया कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है जहाँ ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। जूलियन वान सैक्स का काम क्या है, ग्रोथ में ग्लूकोज बनता है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, ग्रीन पिगमेंट है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये काम किसका है, जूलियन वान सैक्स का। फिर साइंटिस्ट बदल गए, TW एंजलमैन आ गए। TW एंजलमैन आ गए और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, प्रिज्म का इस्तेमाल किया और स्प्लिट कर दिया लाइट को किसमें, स्पेक्ट्रम कंपोनेंट, और फिर उसको कहाँ डाला, ग्रीन एल्गी, कौन सी, कहाँ, क्लाइडोफोरा। और फिर उसको क्लाइडोफोरा कहाँ रखा था, एक सस्पेंशन में रखा था जिसमें क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो जहाँ ऑक्सीजन रिलीज होगी वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे। इन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन कहाँ है, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया वहीं इकट्ठा हो रहे हैं जिस रीजन में कौन सी आ रही है, ब्लू और रेड। इसका मतलब ब्लू और रेड में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। इसी को कहा गया क्या, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। बाद में पता चला कि ये किसके जैसा है, तो लगभग क्लोरोफिल और A और B जैसा है। क्या है, एंजलमैन ने ये कहा कि लिया क्या, लाइट लिया, प्रिज्म लिया, एक एल्गी लिया,
उसको सस्पेंशन में डाला, एरोबिक बैक्टीरिया लिया, तो देख रहे हैं कि जहाँ ब्लू और रेड है वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस वहाँ ज़्यादा हो रही है। इसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहा गया। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दुनिया को किसने बताया? इन्होंने ही बताया। फिर समय बदल गया, कह रहा है लगभग मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य तक मोटी मोटी बातें सबको पता चल गई थी कि कैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बना ली गई कि CO2 लीजिए तो CO2 से ही क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, और वाटर से ऑक्सीजन बन सकती है, ये संभावना थी। ये बेसिक रिएक्शन दे दी गई। कहा जो ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसका आया? तो कहोगे कार्नल्स वान नील का आया, जो कि कौन है? माइक्रो बायोलॉजिस्ट। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, हमको ये समझ आ रहा कि आखिर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्यों लिखी है, काम किस साल किए थे ये बताना चाहिए था। 1897 से 1985 है ना, तो कितने साल जिंदा रहे? 88 साल के आसपास जिंदा रहे। अगर ये 95 होता, 97 होता तो क्या होता? तो 100 साल हो जाता। तो इसको देने का क्या पर्पज है? कोई बात नहीं, जो याद रखना वो याद रखिएगा। कौन थे ये? माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। नाम क्या था? कार्ल वान नील था। इन्होंने क्या बताया था ये देखिए, यहां से अंडरलाइन करिए। पहला सवाल है, इन्होंने स्टडी किस पर किया था? तो ये क्वेश्चन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, इन्होंने क्या बता दिया था? तो इन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन आएगा कहीं ना कहीं सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई होगा जो हाइड्रोजन देता होगा, जो हाइड्रोजन देगा वो स्वयं क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होना चाहिए, जो क्या हो? हाइड्रोजन डोनर हो। ये स्वयं क्या हो जाएगा? तो दूसरे को क्या कर देगा? जो रिड्यूस कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब देखिए CO2 का ग्लूकोज में तो रिडक्शन कंपलसरी है, तो कोई ना कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हाइड्रोजन देगा, वो स्वयं क्या कर जाएगा? ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक ऑक्सीडाइज करेगा, एक रिड्यूस करेगा। वाटर ऑक्सीडाइज करेगा और CO2 रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो वाटर क्या होगा? वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्वयं क्या कर रहा है? ये स्वयं ऑक्सीडाइज कर रहा है। बस यही एक क्वेश्चन यहां है, वाटर स्वयं क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, वाटर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, स्वयं क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन डोनर कौन है? हाइड्रोजन डोनर कौन है? यही हाइड्रोजन। इसी से क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी। देखते हैं, ग्रीन प्लांट में जो H2O है, यही क्या है? हाइड्रोजन डोनर। अब चाहे हाइड्रोजन डोनर कहो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट कहो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। वाटर क्या है? हाइड्रोजन डोनर है। यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजन में। ऑर्गेनिज्म कुछ ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो H2O की जगह क्या यूज कर लेते हैं? H2S एज ए हाइड्रोजन डोनर। कौन? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बताओ आराम से, इस पूरे कहानी में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कौन है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ये है ऑक्सीजन, और रिडक्शन प्रोडक्ट ये है। वाटर से ऑक्सीजन बनना क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और CO2 से ग्लूकोज बनना क्या है? रिडक्शन प्रोडक्ट। कह रहा है कि बताओ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा? तो ध्यान सुने, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर होगा। कब? जब क्या यूज करोगे? और अगर H2O यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगा। डिपेंड किस पर करेगा? ऑर्गेनिज्म पर।
या तो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो सल्फर बैक्टीरिया में क्या हो गया, सल्फर हुआ, क्या नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं हुआ। क्यों? H2O की जगह इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन इवाल्व होती है किसमें, ग्रीन प्लांट में, वो कहां से आती है, वाटर से। कहां से नहीं आती है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहां से आती है, वाटर से। कहां से नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये प्रपोज किसने किया, तो प्रपोज वही कार्नवान नील ने किया, लेकिन प्रूव लिखा है, बाद में इसको प्रूव किया बाय यूजिंग कौन सी टेक्निक, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। और ये टेक्निक किसने यूज किया था, रूबेन एंड कामेन। तो रूबेन एंड कामेन ने क्या किया, इसको प्रूव किया था। फाइनल रिएक्शन समझ में आ गई, 6 CO2 12 वाटर 1 ग्लूकोज 6 वाटर 6 ऑक्सीजन। वाटर से ऑक्सीजन बना, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और CO2 से ग्लूकोज बना, ये क्या हुआ, रिडक्शन। एक क्वेश्चन लिखा है, कैन यू एक्सप्लेन 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों चाहिए। तो कहोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1 CO2 के रिडक्शन में चाहिए, तो 6 CO2 के लिए कितने चाहिए, 12 चाहिए। चलिए, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, यहां भी फर्जी कहानी बहुत लिखी है, यहां से पढ़ेंगे। करा यहां बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है काम का, ये टिक कर लो। कैसे, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें ग्रेना वगैरह आते हैं, ये रिस्पांसिबल हैं ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी और सिंथेसिस क्या करना, ATP एंड NADPH। जबकि स्ट्रोमा की जो बात है वहां क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, जिससे क्या बनेगा, शुगर, और अंततः क्या बनेगा, स्टार्च। तो बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसका काम है लाइट एनर्जी को ट्रैप करो, ATP बनाओ, NADPH बनाओ। जबकि जो स्ट्रोमा है उसका भी काम बिल्कुल फिक्स है, एंजाइमेटिक रिएक्शन चलाओ, ग्लूकोज बनाओ और बाद में स्टार्च। पहला सेट का मतलब जिसमें लाइट एनर्जी ट्रैप होती है, ये डायरेक्टली क्या है, लाइट ड्राइवन है। तो इस नाते इसका नाम क्या पड़ गया, लाइट रिएक्शन, या दूसरा नाम क्या रखना पड़ा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जबकि दूसरी जो रिएक्शन है नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, मतलब सीधे लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन ये ना कहिएगा कि डिपेंड नहीं है, डिपेंड है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से, ATP है। इसी नाते चूंकि अलग रखने के चक्कर में इसका नाम क्या रख दिया गया, असली नाम इसका क्या है, कार्बन, इसका असली नाम और इसका असली नाम। तो सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस में 2 हिस्से हो गए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्ट लाइट ड्राइवन है, और डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं है, लेकिन किस पर डिपेंड है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से, ATP। और तो अगर लाइट ना हो तो क्या डार्क रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन होने के लिए ATP NADH2 चाहिए, और अगर लाइट है नहीं तो वो बनेंगे नहीं, तो डार्क रिएक्शन। तो कह रहा ये मत समझ लीजिएगा, ये अपने दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, और ये बिल्कुल लाइट से डिपेंडेंट नहीं है, ये भी लाइट पर डिपेंडेंट है। मतलब लाइट रिएक्शन भी लाइट पर डिपेंड है, डार्क रिएक्शन भी लाइट पर डिपेंड है। फर्क क्या है, एक डायरेक्ट डिपेंड है और एक इनडायरेक्ट डिपेंड है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत सारे क्वेश्चन है। कह रहा है कि लीफ के जो पिगमेंट हैं अगर उनको सेपरेट किया जाएगा तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करोगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पता चलेगा कि लीफ में कितने पिगमेंट हैं, 4 पिगमेंट। कौन सा, क्लोरोफिल A कैसा, ब्राइट से ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल B कैसा, येलो से
येलो ग्रीन, और जैंथोफिल कैसा, येलो एंड कैरोटीनॉयड कैसा, येलो टू येलो ऑरेंज। तो ये टेबल के फॉर्म में लिख लीजिएगा, और अभी जल्दी मैचिंग में एक बार क्वेश्चन आया था। ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन कैसा है, ठीक है, येलो ग्रीन कैसा है, येलो कौन सा है, और येलो टू येलो ऑरेंज कौन सा है। इस पैराग्राफ में कुछ खास बात नहीं, यहां भी कुछ खास बात नहीं, यहां से याद रखेंगे। कह रहा देख सकते हो कौन सी वेवलेंथ है जहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, बाई क्लोरोफिल ए। तो सिर्फ क्लोरोफिल ए के बारे में पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कहां होगा, ब्लू और रेड रीजन। अब अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम होगी, इसी नाते हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। वी आल्सो कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए ही क्या है, चीफ पिगमेंट है। कह रहा फिगर को देखो और बताओ कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम कहाँ होता है। तो डायग्राम देख ही लेते हैं। पहले तो ये देख लीजिएगा, यहां लिख लीजिए 400, 500, 600 और 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर रेंज है। 400 से 500 को ब्लू कहते हैं, 500 से 600 वाले को ग्रीन कहते हैं, और 600 से 700 वाले को रेड कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, यहां सब अलग अलग है। जैसे ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटीनॉयड है। 400 से 500 में सब लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। 500 से 600 में कैरोटीनॉयड है ही नहीं, और ए और बी बहुत कम है, और 600 से 700 में फिर दोनों लोग हैं। इसमें ये क्या है और ये क्या है, आराम से बताएंगे। 400 से 500 में ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है, हैं? बी ज्यादा है, और 600 से 700 में ए ज्यादा है। तो ए और बी में ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अगर 400 से 500 वेवलेंथ है तो बी ज्यादा है ए से, और अगर 600 से 700 है तो ए ज्यादा है बी से। कैरोटीनॉयड कहाँ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कौन सी वेवलेंथ, तो ना तो 500 से 600 और ना तो 600 से 700। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इसी में तो हो रहा है, 400 से 500। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वैसे कहाँ हो रहा है, तो कहोगे दो रीजन में, ब्लू रीजन और रेड रीजन। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी कहाँ होगी, इसी ब्लू रीजन और रेड रीजन। चलिए, ये जो ग्राफ हैं ये शो कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, ब्लू और रेड रीजन। Some photosynthesis does takes place in other wavelength of visible spectrum. Let us see how this happen. क्लोरोफिल ये मेजर पिगमेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। बाकी अदर थाइलेक्वाइड पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी है, जैंथोफिल है, कैरोटीनॉयड है, इनको क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और ट्रांसफर कर देंगे एनर्जी को, किसको, तो इसका फायदा, ये फायदा मिलेगा वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की वाइडर रेंज इस्तेमाल कर पाएंगे एक, और दूसरा प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए को, कहां से, फोटो ऑक्सीडेशन। तो बताओ क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉयड और जैंथोफिल का क्या फायदा है? क्या फायदा, तो दो फायदा, वाइडर रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस और प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। चलिए, लाइट रिएक्शन क्या है, तो हिंदी में एक लाइन याद रखोगे, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें लाइट का इस्तेमाल करके एटीपी एनएडीपी H2 बनाए जाएं, वही क्या है, लाइट रिएक्शन। इसी दौरान फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और उसी से ऑक्सीजन भी क्या होगी, रिलीज। तो 4-5 घटनाएं होनी है, लाइट को ट्रैप करना है,
एटीपी बनाना है, NADPH बनाना है, ठीक है, वाटर को स्प्लिट करना है और ऑक्सीजन रिलीज करना है। यही क्या है? लाइट रिएक्शन। देखो इसका दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला काम क्या करोगे? लाइट एब्जॉर्ब, और क्या करोगे? वाटर स्प्लिट, और क्या करोगे? ऑक्सीजन, और क्या बनाओगे? दो चीज, एक एटीपी बनाओगे और ये दोनों हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। यहां से बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। पिगमेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है कितने? दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक का नाम PS1 और एक का नाम PS2। इनके नाम किस आधार पर हैं? अगर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के आधार पर हैं, नॉट इन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये काम की बात है। इनके दो नाम किस आधार पर हैं? सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है? तो फंक्शन तो पहले 2 करता है, बाद में 1 करता है, लेकिन डिस्कवरी 1 की हुई फिर 2 की हुई। अच्छा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, सैकड़ों। सैकड़ों का मतलब 999 तक, ठीक है, सैकड़ों का मतलब 999, एक और बढ़ाओगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 तो लिखा नहीं है। सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल और साथ में क्या होगा? प्रोटीन। हम मान लेते हैं कि 999 होंगे, ठीक है। कह रहा है फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सारे पिगमेंट ले लो, किसको छोड़ दीजिए? किसी एक क्लोरोफिल ए को छोड़ना है। देखिए मान लेते हैं कि 100 टोटल मॉलिक्यूल हैं, 100 में से मान लेते हैं कि 20 क्लोरोफिल ए हैं, बाकी बचे कितने? बाकी 80 बचे। इसमें क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, इसमें कैरोटिनॉइड भी हो सकता है, जेंथोफिल, ठीक है। इस 20 क्लोरोफिल ए में से एक को छोड़ दीजिए तो टोटल यहां बचे कितने? 99 बचे। ये जो 99 है उनकी बात कर रहा है। देखो, ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट 1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये क्या बना लेता है? एंटीना। तो एक बना लेगा, वो बाकी लोग बना लेंगे क्या? एंटीना। तो बचा कितना? एक बचा। दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर इफिशिएंटली एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बचा था उसने क्या बनाया? रिएक्शन सेंटर। तो अगर 100 पिगमेंट हैं उसमें 20 क्लोरोफिल ए हैं तो एक क्या बना लेगा? रिएक्शन सेंटर। तो जो 19 बच्चे वो किसमें चले जाएंगे? तो ये मत समझ लेना कि एंटीना में क्लोरोफिल ए नहीं होता है, एंटीना में भी क्लोरोफिल ए होता है। चलिए अब ये काम की बात है। रिएक्शन सेंटर अलग होता है दोनों फोटो सिस्टम का। PS1 की अगर बात करें तो रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना है? 700 नैनोमीटर। इसी नाते इसको कहेंगे क्या? P700। जबकि P2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना है? 680। तो कहेंगे क्या? P680 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पहले डायग्राम देखेंगे। ये देखिएगा होता क्या है, यहां पड़ी लाइट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो एक्साइट हो करने के बाद ये अपने एक्सेप्टर को जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हाई पर गया, ये अपहिल हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा, ये डाउनहिल हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फिर से क्या जाएगा? अपहिल, और ये इधर की तरफ क्या होगा? डाउनहिल। अपहिल का मतलब क्या होता है? अपहिल का मतलब हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, और डाउनहिल का मतलब लो रेडॉक्स पोटेंशियल। तो यहां से ये हाई पर होगा, फिर ये लो पर होगा, फिर ये हाई पर होगा, और फिर ये लो पर होगा। फाइनली क्या है? फाइनली तो डाउनहिल है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो बात आपको याद रखनी है, एग्जामिनर कोई सीक्वेंस दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये अपहिल है कि डाउनहिल है, तो आप आराम से बताइएगा। PS2 से एक्सेप्टर तक जाना अपहिल है, एक्सेप्टर से साइटोक्रोम की चेन पर चलना
डाउनहिल है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, प्लास्टोसाइनिन वगैरह है, ये डाउनहिल है। और PS1 से फिर एक्सेप्टर तक जाना अपहिल है, और फिर NADP प्लस पर आना क्या है, डाउनहिल है। अब पढ़ो तो आसान रहेगा। फ्यूटो सिस्टम 2 की बात करें तो जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है वो ऑब्जर्व करेगा कितना, 680 नैनोमीटर। और 680 नैनोमीटर किस रेंज में आएगा, रेड लाइट में आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और जंप कर जाएगा कहाँ, इनटू अदर फार्दर ऑर्बिट फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाएगा किसके द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर तक जाना क्या होगा, अपहील होगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जिसमें क्या पाए जाएंगे, साइटोक्रोम। देखो कौन से साइटोक्रोम, देखो साइटोक्रोम कौन से, ये है PS2, ये उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर देखो साइटोक्रोम B6F है, फिर क्या है, प्लास्टोसाइनिन, और फिर कहां पहुंचा, PS1 को पहुंचा। देखो लिखा है दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। बताओ ये कौन सा डाउनहिल है, तो ये वाला डाउनहिल है, ये डाउनहिल नहीं है। इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा, पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन जब ये पास हो रहा होगा कहां से, बट आर पासेज ऑन टू द पिगमेंट ऑफ PS1, ये PS1 पहुंच गया। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन वहां से भी निकला, कहां से, PS1, ये भी एक्साइट हुआ। जब इसको मिल गई क्या, रेड लाइट, बस कितनी चाहिए, 700। फिर ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को कहां, एक्सेप्टर, अपहील होगा। ये ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल पर गया, मतलब अपहील हो गया। इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव होगा क्या, डाउनहिल अगेन, और फाइनली कहां पहुंचेगा, NADP प्लस। अब किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बना लेगा, NADP H+ बना लेगा। इस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 से पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, अपहिल, कहां तक, फिर क्या करोगे, डाउनहिल, फिर कहां पहुंचाओगे, PS1, फिर एक्साइटेशन होगा, फिर कहां जाएगा, एक्सेप्टर, अपहिल, और फाइनली क्या होगा, रिड्यूस करके क्या बना दोगे, NADPH। कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे, कहां कहां अपहिल, कहां कहां डाउनहिल। कौन सी स्कीम बनेगी, जेड स्कीम बनेगी। बस सारे कैरियर होने चाहिए क्या, सीक्वेंस में, किस हिसाब से, रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से। क्लियर, पहले क्या चलोगे, अपहिल, फिर डाउनहिल, कहां तक, PS1 तक, फिर से अपहिल, फिर क्या होगा, डाउनहिल। हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, तो कहोगे इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होता है कहां से, PS2 से, इसको क्या करना चाहिए, रिप्लेस। कैसे रिप्लेस करोगे, तो इलेक्ट्रॉन आएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसके साथ जुड़ा मसला है, PS2, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन होगा और आयन होगा। इससे ऑक्सीजन बनेगा जो कि एक नेट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का है। इलेक्ट्रॉन नीड टू रिप्लेस, जो रिमूव फ्रॉम PS1, तो PS1 से जो निकल रहे हैं उनको कौन रिप्लेस करेगा, तो उनको PS2 रिप्लेस करेगा, और जो PS2 से निकल रहे हैं उनको वाटर रिप्लेस करेगा। रिएक्शन सामने दी है। वी नीड टू एम्फेसाइज हियर दैट क्या, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द PS2, जो कि कहाँ है, इनर साइड है। इधर देखो, ये मान लेते हैं थाइलेक्वाइड का लिगेंड है, ये PS2 है, तो फिर होगा क्या, यहां अगर आप वाटर मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो अंदर ही तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। क्या लिखा है, वेयर आर द प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड टू बी रिलीज, क्या ल्यूमेन कहोगे, हाँ।
साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी पिगमेंट सिस्टम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वापस उसी पिगमेंट सिस्टम तक लौट आए तो ये साइक्लिक, और वापस लौट के ना आए तो नॉन साइक्लिक। बस इतनी सी बात है। जैसे इधर देख लो, ये है PS2 और ये है PS, ये है PS2, ये है PS1। देखिए ध्यान से, PS1 से 2 से इलेक्ट्रॉन निकला, गया एक्सेप्टर तक, ट्रांसपोर्ट चेन में गया, PS1 पर आया, फिर एक्सेप्टर तक गया, और कहाँ यूज हो गया? क्या इलेक्ट्रॉन लौट के आया? नहीं लौट के आया। तो कैसा हुआ? नॉन साइक्लिक। अच्छा इधर देखो, सिर्फ PS1 ही है, सिर्फ PS1 है। इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्टर तक गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर तक जाता है वो किसको मिलता था? इसी को तो मिलता था। लेकिन इसको मिलने के लिए एक एंजाइम चाहिए, NADP रिडक्टेज, वो है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन घूम के देखो फिर इसी के पास आ गया। तो PS1 से इलेक्ट्रॉन गया, यहां थोड़ी देर रुका, इंतजार किया कि किसको देना था, NADP प्लस को, नहीं दे पाया, वापस लौट के आया, तो क्या बन गया? साइक्लिक। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाँ, अंतर एक और याद रखिएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH2 दोनों चीजें बनती हैं, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या? ATP तो बनता है लेकिन NADPH2 नहीं बनता। ये याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि रट नहीं सकते हो आप। अगर किसी पिगमेंट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, अगर वो वापस लौट के नहीं आया है तो नॉन साइक्लिक, और वापस लौट आया तो साइक्लिक। हाँ, क्यों नहीं लौटा, क्यों लौटा, ये फर्क है। हुआ क्या है, NADP प्लस ने उसका इस्तेमाल कर लिया और NADPH2 बन गया तो वापस नहीं लौटा। और अगर NADP प्लस ही नहीं मिला तो इस्तेमाल नहीं हुआ तो वापस लौट आया। तो जिसमें NADP प्लस मिलेगा उसमें NADPH2 बनेगा, और जिसमें नहीं मिलेगा उसमें नहीं बनेगा। अब पढ़ते हैं। ये बताओ फास्फोराइलेशन क्या है? तो मान लेते कोई मॉलिक्यूल X है, इस X मॉलिक्यूल में फास्फेट जोड़ के XP बना लिया जाए, इसको फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये X मॉलिक्यूल ADP है, इसमें P जोड़ दो और बना दो ATP, ये भी क्या है? फास्फोराइलेशन है। फास्फेट जोड़ने को, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी में जोड़ा जा रहा है तो क्या देनी पड़ेगी? क्या देनी पड़ेगी? और एनर्जी कहां से लाओ? तो फिर इसी का नाम क्या रख दोगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास योग्यता है कि ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनर्जी कहां से? किसी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, और उस एनर्जी को स्टोर कर सकते किस फॉर्म में? कहां, किस वाले बॉन्ड एनर्जी में? तो कहोगे कहां? ATP। प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज, कहां बनाओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और कहां? क्लोरोप्लास्ट। नाम क्या रखना पड़ेगा? फास्फोराइलेशन। बस फर्क समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ATP बनाओगे तो उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, और जब क्लोरोप्लास्ट पे बनाओगे तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन हमको पढ़ना है, ये सिंथेसिस ऑफ ATP है। किसके प्रेजेंस में? तो कहोगे लाइट। जब दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करें, पहले कौन? PS2, बाद में कौन? तो नाम क्या पड़ा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दोनों फोटो सिस्टम आपस में जुड़े रहते हैं किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें कौन सी स्कीम बनती है?
क्या क्या बनेगा और क्या बनेगा, NADPH प्लस H सिंथेसाइज इन दिस काइंड ऑफ फ्लो, बात खत्म। लेकिन जब केवल PS1 ही बने, इस्तेमाल आए, PS2 का इस्तेमाल ना हो, तो देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहेगा विद इन द और फास्फोराइलेशन अकर हो जाएगा, तो इसको क्या कहोगे, साइक्लिक फ्लो। ये इसकी पॉसिबल लोकेशन कहाँ है, तो अंडरलाइन करो, टिक करो, कहोगे स्ट्रोमा लैमेली पर है। क्यों, देखो कह रहा है जो मेम्ब्रेन या लैमेली ऑफ ग्रेना है उसमें दोनों चीजें हैं, PS1 भी है, और जबकि जो स्ट्रोमा लैमेली है वहां क्या नहीं है, और क्या नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। आराम से बताएं, ग्रेना लैमेली पर क्या क्या है, PS1 भी है और PS2 भी है, और NADP रिडक्टेज भी है, और जबकि स्ट्रोमा लैमेली पर PS1 है, PS2 नहीं। अब जब PS2 ही नहीं है तो मजबूरी है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या नहीं है, NADP रिडक्टेज भी तो नहीं है। चलिए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जाएगा, NADP प्लस के पास नहीं जाएगा, तो वापस कहाँ लौट आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो अच्छा ये बताओ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन तो यूज होंगे, चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो। साइटोक्रोम B6 F PC ये दोनों क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली इन सिंथेसिस ऑफ, क्या नहीं बनाएंगे, ये स्पेशल पॉइंट टिक कर लो। कह रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन आल्सो लिखा है, जानते हो ये कहाँ कह रहा है, ये ग्रेना लैमेली की बात कर रहा है। कह रहा अगर ग्रेना लैमेली है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन आल्सो अकर व्हेन केवल वेवलेंथ मिल रही बियॉन्ड 680। इधर देखो जरा, ये है P680 और ये है P700। अब जरा देखिए लाइट कौन सी डाली जा रही है, लाइट जो डाली जा रही है वो 680 से ज्यादा है, केवल उसके नीचे है ही नहीं, मतलब 680 के नीचे की कोई लाइट ही नहीं है। तो अगर 680 के ऊपर की है तो यही केवल एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। और अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या नॉन साइक्लिक चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर सिर्फ ओनली लाइट वेवलेंथ क्या लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा चलेगा, ध्यान से सुने, ग्रेना लैमेली पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों चल सकते हैं। ग्रेना लैमेली पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों चल सकते हैं, चलते ज्यादातर क्या है, नॉन साइक्लिक, ठीक है। लेकिन अगर कहीं क्या करिए आपने 680 के ऊपर की ही लाइट दे रहे हो तो PS2 काम ही नहीं करेगा, तो मजबूरी में फिर क्या चलेगा, केवल PS1 चलेगा, और केवल PS1 चलेगा तो क्या चलेगा। तो ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, अगर 680 के ऊपर की केवल लाइट दे रहे हो तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस 3 लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये ध्यान से देख ले, बाकी कहानी चक्कर में नहीं रहेंगे। इधर देखें, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कहती है कि ATP तब बनता है जब H प्लस मूव करता है कहां से, ल्यूमेन से स्ट्रोमा, बात खत्म। सवाल ये है ल्यूमेन से स्ट्रोमा H प्लस क्यों आएगा, तो तभी आएगा जब ल्यूमेन में क्या होगा, हाई, और स्ट्रोमा में क्या होगा, लो। अगर यह इन दोनों के H प्लस और इन दोनों के H प्लस में अंतर है, इसको कहोगे क्या, इसे कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो सारा कॉन्सेप्ट इसका यही है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहती है, तो कहते ये हाइपोथेसिस कहती है कि ATP तब बनेगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है ल्यूमेन में ज्यादा होने चाहिए, स्ट्रोमा में कम होने चाहिए।
फिर सवाल आपसे पूछेगा नहीं कि ल्यूमेन में ज़्यादा आ कहाँ से गए, तब आप कहोगे उसके 3 तरीके हैं, उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, पहला तरीका है कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अंदर करो। तो जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS2 पर करोगे तो यहीं पर H+ रिलीज हो जाएगा, H+ कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि जब आप इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जा रहा था तो H+ पंप कर दिए जाएं, एक भी तरीका है। तो अगर H+ पंप कर दोगे तो भी तो अंदर बढ़ जाएंगे। और तीसरा तरीका है कि बाहर के H+ यूज हो रहे हैं क्या बनाने में, ठीक है। बताओ ल्यूमेन में H+ ज्यादा होने के कौन कौन से तरीके? 3 तरीके। पहला, भैया पन्ना ना गिनो, पहला तरीका है अंदर की तरफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा PS2 पर। दूसरा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था PS2 से PS1 तो प्रोटॉन पंप कर दिए गए स्ट्रोमा से ल्यूमेन। और तीसरा, स्ट्रोमा के H+ यूज हो रहे हैं तो स्ट्रोमा में कम पड़ेंगे तो ल्यूमेन में क्या हो जाएंगे, ज्यादा। ये याद रखिएगा, लिखा भले ही ना याद रखिएगा। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करना चाहती है? तो कहोगे ये मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस को एक्सप्लेन करना चाहती है। ये किससे जुड़ा मसला है? प्रोटॉन के ग्रेडियंट से जुड़ा मसला है। अब इधर आओ, इस बात को समझिए कि आखिर प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा। तो पहला तरीका देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट होंगे? तो कहोगे ल्यूमेन में एक्युमुलेट होंगे, बात खत्म। इधर देखो बेटा, जब PS2 से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होते हुए कहाँ जा रहा, तो ये क्या पंप कर दिए हो, ये दूसरा तरीका है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था किसके थ्रू, फोटो सिस्टम, तो क्या काम कर दिए हो, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करा दिए हो, कहाँ, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ऐसा हो क्यों गया वो यहाँ एक्सप्लेन है। प्राइमरी जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो किधर लोकेटेड है, आउटर साइड, उसका नाम PQ है। प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम PQ है, किधर की तरफ है, आउटर साइड। कह रहा है ये ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को, किसी कैरियर को नहीं देता है, बाकी किसको दे देता है, हाइड्रोजन कैरियर। और ये क्या करेगा, ये रिमूव कर लेगा प्रोटॉन को, कहाँ से, स्ट्रोमा, और कहाँ छोड़ देगा, ल्यूमेन में छोड़ देगा। मॉलिक्यूल पास इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन कैरियर एट इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो प्रोटॉन भी कहाँ छूट जाएगा, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में छूट जाएगा। डायग्राम से देखो, डायग्राम समझ में आएगा, आराम से बताइएगा। PS2 अंदर की तरफ है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन कैरियर अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन कैरियर अंदर की तरफ है, ठीक है। अब जब अंदर की तरफ दिया गया तो इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया, प्रोटॉन यहां छूट गया। ये भी अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। आराम से बताओ कौन अंदर की तरफ, कौन बाहर की तरफ। PS2 अंदर की तरफ, PQS2 साइटोक्रोम B6F अंदर की तरफ, PC अंदर की तरफ, PS1 बाहर की तरफ, फेरिडॉक्सिन FD बाहर की तरफ, FNR बाहर की तरफ। पन्ना न गिने। NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ लोकेटेड है, बाहर की तरफ। along with the electron that come from acceptor of PS1 प्रोटॉन जरूरी है किसके लिए, रिडक्शन ऑफ NADP प्लस के लिए। प्रोटॉन कहाँ से रिमूव कर लेंगे, स्ट्रोमा।
Hence, within the chloroplast, प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट होंगे? तो स्ट्रोमा में क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे, और ल्यूमेन में क्या होते जाएंगे? एक्युमुलेट, जिससे क्या जन बन जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब अगर बताओ ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा होगा तो pH कम होता जाएगा। कह रहा है आखिर क्यों इतना इंटरेस्टेड हो प्रोटॉन ग्रेडियंट में, इतनी देर से पढ़ रहे हो? ये लिखा ना, व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो बताओ इस नाते इंटरेस्टेड है कि जब इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा, इधर देखो जरा, जब ल्यूमेन से स्ट्रोमा H प्लस जाएंगे तो बताओ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा? टूटेगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट से ही क्या होता है? क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस। ग्रेडियंट कब टूटेगा? तो कहोगे जब मूवमेंट होगा, किसका? प्रोटॉन का, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहां से? स्ट्रोमा से। किसके थ्रू? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। अब चैनल कौन होगा? CF नाट। जरा डायग्राम देख लो ये वाला, ये क्या है? CF नाट, और ये क्या है? CF0। इसके थ्रू पास होगा, फिर तो किनारे निकल गया है ना। एटीपी सिंथेसेज एंजाइम में कितने हिस्से? 2 हिस्से। बड़ा ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। एक का नाम CF नाट, जो ढसा हुआ है कहाँ? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, और क्या बनाता है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। क्या कराता है? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। किसका कराता है? प्रोटॉन का। दूसरा पार्ट कौन है? CF1। ये कहाँ है? प्रोट्यूड है। किधर की तरफ? आउटर सरफेस। ठीक है। किसको फेस करता है? स्ट्रोमा। जब टूटता है क्या? ग्रेडियंट, तो मिलता है क्या? एनर्जी। क्या हो जाता है? कन्फर्मेशनल चेंज। किसमें होता है? CF1 ऑफ द एटीपी सिंथेज एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ क्या? एटीपी। पिछले साल ही नीट में ये आया। केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर, भाई इतना ही क्वेश्चन है। क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए, हाँ। प्रोटॉन पंप चाहिए। प्रोटॉन पंप किधर से किधर को ले जाने के लिए चाहिए? ऑप्शन सुने, ल्यूमेन से स्ट्रोमा कि स्ट्रोमा से ल्यूमेन? कब समझोगे भैया? 3 मई तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बताओ, प्रोटॉन पंप लिखा है तो बताओ कौन से वाले में प्रोटॉन पंप चाहिए? तो भैया क्या हाई से लो ले जाने में पंप लगेगा? तो ल्यूमेन से स्ट्रोमा में पंप लगेगा। तो पंप कब लगेगा? स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। ऐसे सवाल गलत होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, हाँ। और क्या चाहिए? एटीपी। एनर्जी यूज होगा प्रोटॉन पंप में। एनर्जी यूज होगी किसमें? पंप द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बनाने में एनर्जी खर्चा होती है, तोड़ने में थोड़ी एनर्जी खर्चा होगी। आर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द ल्यूमेन। एटीपी की सिंथेसिस हैज ए चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। रिलीज करेगी, वही कहानी, फिर एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी बन जाएगा। कह रहा बताओ बना के अब करोगे क्या? एक पार्ट कंप्लीट। चलो, कह रहा एटीपी NADPH2 बनाने के चक्कर में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाए थे, फिर एटीपी बना लिए, NADPH2 बना लिए, करोगे क्या? तो जो करेंगे वो सब यहां लिखा है। बताओ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? एटीपी, NADPH एंड O2। इसमें से O2 का कहीं इस्तेमाल है?
नहीं है, वो तो रिलीज हो जाएगा। बचे क्या? ये इस्तेमाल होंगे किस प्रोसेस में, जिसको कहेंगे क्या, बायोसिंथेटिक पेज। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन, लेकिन डिपेंड ऑन, वही बात दोबारा लिख दिया, कौन से, एटीपी और, हाँ ये बताओ बायोसिंथेटिक फेज में और क्या क्या चाहिए। तो अगर CO2 भी चाहिए, और ध्यान रखिएगा आया हुआ सवाल पिछले पिछले साल आया है, डार्क रिएक्शन में क्या क्या चाहिए। तो ये डार्क रिएक्शन चलने वाली है। अब डार्क रिएक्शन में CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, ATP चाहिए और NADPH2 चाहिए। तो वंडर तो हमको कभी होता ही नहीं है, छोड़ ही दो। लेट अस नाउ, कैसे ATP और NADPH, कहीं NADPH लिखता है, कहीं NADPH2 लिखता है, कहीं NADPH+H+ लिखता है। डरना नहीं है, अगर P लगा है तो समझ लेना फोटोसिंथेसिस में हो, अगर P नहीं लगा है तो रेस्पिरेशन में हो। CO2 कंबाइन किएगा किससे, वाटर, बनेगा ग्लूकोज। Crich was so interested to scientists to find how this reaction proceed। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा जब CO2 रिएक्शन में आएगी। तो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया डरी हुई थी किससे, तो इसका बेनिफिशियल यूज बताया किसने, मेल्विन केल्विन। इन्होंने क्या यूज किया, कार्बन 14 यूज किया। कहाँ यूज किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस में, और डिस्कवर कर दिया, क्या डिस्कवर किया, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, 3 कार्बन का, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वर्कआउट किया कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, जिसका नाम केल्विन साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था उसका नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में PGA। हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। साइंटिस्ट ट्राइड टू नो, जानना चाहते थे कि क्या सभी प्लांट PGA ही बनाते हैं, पहला प्रोडक्ट ऑफ CO2, या कोई और प्रोडक्ट बनता है। एक्सपेरिमेंट चलते रहे, बहुत दिनों बाद पता चला क्या, कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन एक ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन 4 कार्बन का कंपाउंड है, और नाम क्या है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फिर 2 टाइप का हो जाएगा। पहला टाइप जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन क्या हो, C3 एसिड हो, कौन, PGA, तो नाम क्या रखना पड़ा। और दूसरा जिसमें पहला प्रोडक्ट क्या हो, C4 एसिड हो, तो नाम क्या रखना पड़ा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। लेट अस नाउ आस्क आवर सेल्फ क्वेश्चन दैट, अपने से क्वेश्चन काहे पूछवा रहे हैं, हाउ मेनी कार्बन आइटम कुड बी मॉलिक्यूल है विच, फिक्सिंग के बाद 3 मॉलिक्यूल बनते होंगे। इधर देखो कैसे कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कह रहा है X नाम का कोई मॉलिक्यूल है जो CO2 से रिएक्शन करके PGA बना रहा है। किसी गांव के आदमी से कहो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो बताओ इसमें कितने कार्बन होंगे, हैं? तो नर्सरी वाला बच्चा बता देगा कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। ध्यान से सुने, बहुत दिनों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि जो CO2 फिक्सेशन जिससे हो रहा है उसमें कितने कार्बन हैं। बाद में पता चला 2 नहीं, इसमें तो 5 कार्बन हैं। ये 5 कार्बन वाला नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब 5 कार्बन है तो 1 से मिलाओ, कितने बने, 6 कार्बन। तो कोई बात नहीं, 2 मॉलिक्यूल बना दो किसके, अब समझ में आ गई बात। अब इधर आ जाओ, स्टडी में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मिल गया कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन का, एल्डोज शुगर की केटोज शुगर। यह भी बहुत आसान लग रहा है, एग्जाम में आने वाला है सवाल। कीटोज शुगर है, नाम RUBP है। डिड यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी कोई संभावना थी,
कोई संभावना नहीं थी। साइंटिस्ट वो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा ये समझने में। दे आल्सो बिलीव दैट फर्स्ट प्रोडक्ट जो C3 एसिड का है तो प्राइमरी एक्सेप्टर में कितने कार्बन होंगे? दो तो होना कंपलसरी होने चाहिए, सीधा सीधा गणित दिख रहा है, लेकिन दो नहीं निकला। क्या निकला? चलो, जैसे लगता है कि सुबह सूरज निकलता है, फिर सूरज इधर की तरफ जाकर के डूब जाता है, तो जो दिख रहा है कि सूरज अर्थ के क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, तो दिख रहा है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। बाद में क्या पता चला? बाद में पता चला कि अर्थ सूरज के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो जो दिखता वैसा होता नहीं है। केल्विन और उनके साथियों ने वर्कआउट कर दिया क्या? पूरा पाथवे किस मैनर में? साइक्लिक मैनर में, और जिसमें एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या हो गया? रीजनरेट। लेट अस सी हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट। कब शुगर बनता है? ये लाइन टिक करो। केल्विन पाथवे अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। ये सभी प्लांट में होगा। इससे मतलब नहीं है कि वो C3 का है कि ये अच्छी लाइन एग्जाम में आने वाली है। अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम देख लेते हैं, फिर अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। जरा देखिए, ये है RuBp, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। और ये है CO2, कितने कार्बन का? 1 कार्बन का। तो जब CO2 इससे जुड़ेगा तो क्या कहोगे? भाई इधर देखो, किसी से CO2 जुड़ता है तो कार्बोक्साइलेशन होता है, और CO2 निकलता है तो डीकार्बोक्सिलेशन होता। बात खत्म। बना क्या? फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कार्बन कितने हैं? 3, तो मॉलिक्यूल कितने बन गए? 6 हो गया। बात खत्म। फिर हो गया रिडक्शन। अब जब रिडक्शन करेंगे तो इसी में ATP भी लगेगा और NADPH भी लगेगा, और बन जाएगा ट्राइओज फास्फेट। यहीं से चेन अलग हो जाएगी। इसी के कुछ मॉलिक्यूल रीजनरेशन ऑफ RuBp में लग जाएंगे, और इसके कुछ मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बनाने में चले जाएंगे। रिडक्शन में सेकेंड स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप क्या हो गया? रीजनरेशन। बस याद ये रखना है कि अगर हम एक CO2 लेंगे तो यहां 2 ATP लगेंगे और 2 NADPH लगेंगे। कहां तक? रिडक्शन तक। और अगर रीजनरेशन करोगे तो 1 ATP और लग जाएगा। तो एक CO2 का पूरी साइकिल चलाने में क्या क्या लगा? 3 ATP और 2। अच्छा, ग्लूकोज बनाने में कितने CO2 लगेंगे? 6। तो 6 CO2 का बता दीजिए। तो 6 CO2 के लिए 18 ATP और 12 NADPH। तो बस इतनी। कितने स्टेप? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में एंजाइम, carboxylation is the fixation of CO2 into stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Kelvin cycle, जहां CO2 इस्तेमाल होती है। और कार्बोक्सिलेशन किस मॉलिक्यूल का करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। जिसमें CO2 जोड़ोगे उसी का तो कार्बोक्सिलेशन होगा। किसमें जोड़ रहे हैं? RuBp। दिस रिएक्शन कैटालाइज बाय एंजाइम RuBp कार्बोक्सिलेज। बनेगा क्या? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। हाँ, एंजाइम की खास बात है कि ये क्या करता है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। तो पूरा नाम RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और शॉर्ट फॉर्म में रोबिस्को। ये ना भूलिएगा। फिर आएगा रिडक्शन। यहाँ सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगी, कई स्टेप रिएक्शन होंगे, और अंततः क्या बनेगा? तो ये याद रखिएगा बेटा, किस स्टेप में ग्लूकोज बनता है, किस स्टेप में अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? तो रिडक्शन बताए। वैसे तो 3 स्टेप है, कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन। लेकिन स्पेशली ग्लूकोज बनता किस स्टेप में है? तो कहोगे रिडक्शन।
इसमें इन्वॉल्व होंगे दो मॉलिक्यूल किसके और दो ही मॉलिक्यूल किसके। अच्छा इधर देखो, दो मॉलिक्यूल एटीपी का इस्तेमाल करके अगर आप फास्फोराइलेशन करेंगे, ये क्या है? तो इधर देख लो जरा, जैसे मान लेते ए कोई मॉलिक्यूल है, इसको बी में कन्वर्ट करना है और इसमें खर्चा हो रहा है एटीपी। इसका मतलब देखो क्या है, एटीपी टूट जाएगा किसमें, एडीपी और पी में, और पी इसमें जुड़ जाएगा। अगर पी किसी में जोड़ोगे तो उसको क्या कहोगे, फास्फोराइलेशन। तो एटीपी क्यों यूज हो रहा है, तो कह रहा है फास्फोराइलेशन में यूज हो रहा है। दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज फॉर, अभी फास्फोराइलेशन से तो एटीपी बना रहे थे, अभी फास्फोराइलेशन में एटीपी तोड़ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, किसी में फास्फेट जोड़ोगे वो फास्फोराइलेशन होगा। तो रिडक्शन के दौरान क्या हो गया है, फास्फोराइलेशन। और दो मॉलिक्यूल क्या लगे, NADPH, फॉर रिडक्शन ऑफ पर CO2, एक CO2 की बात कर रहा है। अगर 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करोगे तो 6 बार साइकिल चलेगी, तभी क्या बनेगा, एक ग्लूकोज बनेगा। रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्रूशियल है, तभी एक कंटिन्यू साइकिल चलेगी। और रीजनरेशन में एक एटीपी हमको एक्स्ट्रा खर्चा, फिर देखो लिखा है फास्फोराइलेशन। ध्यान सुनिएगा, एटीपी तोड़ के उसका जो पी निकलेगा, उस पी को कहीं जोड़ोगे, जैसे जोड़ोगे वैसे क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन करके आपने क्या बना लिया, RUBP। एवरी CO2 मॉलिक्यूल जो केल्विन साइकिल में आएगा, 3 मॉलिक्यूल क्या लगे, एटीपी, 2 मॉलिक्यूल क्या लगे, NADPH। ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 18 और 12। यहां देख लो, मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 साइकिल चलानी पड़ेगी। 6 CO2 लोगे, 18 एटीपी लोगे, 12 NADPH लोगे, तो कितने बनेंगे। यहां एक बात डिफरेंस वाली कुछ लिखी हुई है, तो क्या लिखा है यहां, यहां ये बताया गया है, ये जो 18 एटीपी लगे हैं उनको 2 पार्ट में बांट लीजिए, 12 और 6। 12 आए हैं नॉन साइक्लिक से और 6 आए हैं, ये कह रहा बने तो वहां 12 थे, खर्चा यहां 18 कर रहे हो, तो जो डिफरेंस है वो कहां से पूरा करोगे, तो कहोगे डिफरेंस कहां से पूरा कर लेंगे, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक से कितने बने थे, 12, और साइक्लिक से 6। C4 पाथवे, प्लांट, ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी, इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। प्लांट जो एडाप्ट कर सकते हैं किसी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, उनको क्या कर लिया, C4 पाथवे। दीज प्लांट में कार्बन 4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। लेकिन ये यूज करते हैं C3 पाथवे को भी, किसके लिए, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, मतलब ग्लूकोज उसी से बनाएंगे। देन इन व्हाट वे दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, तो C3 प्लांट से किस मामले में लगे, देखिए बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एज सच एग्जाम में आया है। C4 प्लांट स्पेशल है, कहोगे हाँ किस मामले में, स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी है। एक क्या स्पेशल है भी आगे बताएंगे। दूसरा किस मामले में, टॉलरेट करेंगे हाई टेम्परेचर। तीसरा किस मामले में, रिस्पांस कर देंगे हाई लाइट इंटेंसिटी। चौथा किस मामले में, लैग करेंगे फोटो रेस्पायरेशन। और पांचवा किस मामले में, हायर प्रोडक्टिविटी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, C4 प्लांट C3 से किस मामले में अलग हैं, तो 5 मामले में अलग हैं, वो पांचों यहां लिखे हैं, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ वन ऑफ द C3 एंड C4 प्लांट, डू यू नोटिस दैट डिफरेंसेस, के तो हाँ नोटिस कर चुके, यहाँ का बताओ। पर्टिकुलर लार्ज सेल अराउंड द
वैस्कुलर बंडल ऑफ क्या, C4 प्लांट कहते क्या है, बंडल शीथ सेल। और लीव जिसमें ऐसी एनाटॉमी होती उसको कहते क्या है, और क्रांज का मतलब होता है घेरा, वर्त। इन रिफ्लेक्शन अरेंजमेंट ऑफ सेल, बंडल शीथ सेल बनाती हैं सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज बाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक करो पहली लाइन, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पहली पहचान, थिक वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज दूसरी पहचान, नो इंटरसेलुलर स्पेस तीसरी पहचान। कह रहा सेक्शन करो C4 प्लांट की और देखो, तो दो नाम दिए मेज और सारघम दिया है, सारगासम नहीं दिया है, जल्दी मत रहिएगा। पहले ऑप्शन मिलेगा मेज एंड सारगासम और हो जाएगा गलत, क्या है सारगम। ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा इट इज इंटरेस्टिंग है कि आप कलेक्ट करो लीफ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट और उनके वर्टिकल सेक्शन काटो, ऑब्जर्व अंडर। अच्छा ये इसके बाद के आगे लिखी, यहां लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल को देखो, कहां देखेंगे, यहां देखिए जरा। कह रहा नाम याद रखिएगा कौन सा है, स्लैग पाथवे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, आराम से रुको जरा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन का भी हो सकता है और 3 कार्बन का भी हो सकता है। 5 का होगा तो RuBP होगा और प्रोडक्ट 6 का बनेगा, लेकिन 2 बन जाएंगे। और अगर 3 का होगा तो प्रोडक्ट 4 का होगा, कौन सा, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। 3 कार्बन का है नाम, फास्फोइनॉल पायरुवेट है, कहां पाया जाएगा, मीजोफिल सेल। और एंजाइम कौन सा है, PEP कार्बोक्सिलेज शॉर्ट फॉर्म में। इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मीजोफिल सेल में क्या नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीजोफिल सेल में क्या नहीं है, तो है क्या, पेप्केज। C4 एसिड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनेगा कहां, मीजोफिल सेल में। पढ़ने से पहले ये डायग्राम देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक CO2 आई मीजोफिल सेल में, PEP से रिएक्शन की और कार्बन 4 एसिड बना, कौन सा, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। वो अपना रूप बदला मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, और ये ट्रांसपोर्ट होकर के कहां चला गया, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन 4 में से 1 निकाल दो, क्या तो बना क्या, C3 एसिड। और C3 एसिड वापस चला आया कहां, मीजोफिल सेल, और उससे रीजनरेट होके क्या बन गया, PEP। ये तो साइकिल पूरी हो गई। ये जो एक CO2 निकला था ये इंटर कर गया किसमें, केल्विन साइकिल, और वहां क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। ये बताओ C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन 2 बार होता है, पहले कहां होता है, मीजोफिल सेल, और फिर कहां, बंडल। पहले C4 एसिड बनेगा, बाद में C3 एसिड बनेगा। पहले C4 साइकिल चलेगी, बाद में C3 साइकिल। कह रहा है कि पहले तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाएंगे, बाद में दूसरा 4 कार्बन कंपाउंड बना लेंगे, जैसे ये दोनों बनेंगे कहां, मीजोफिल सेल। फिर इनको ट्रांसपोर्ट कर दो और कहां ले जाओ, बंडल शीथ सेल। इन द बंडल शीथ सेल C4 एसिड टूट जाएगा और रिलीज कर देगा क्या, CO2, और रिलीज कर देगा क्या, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट वापस आ जाएगा कहां, मीजोफिल सेल, और कन्वर्ट करेगा किसमें, PEP अगेन, और कंप्लीट करेगा क्या, साइकिल। CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल, जो बंडल शीथ सेल में रिलीज होगी वो इंटर कर जाएगी किसमें, C3 या केल्विन पाथवे, जो कि कॉमन है सभी पौधों के लिए। बंडल शीथ सेल रिच होंगे किसमें, एंजाइम और रुबिस्को, लेकिन क्या नहीं होगा,
तो याद रखिएगा मीजोफिल में क्या है क्या नहीं है, और बंडल शीथ में क्या है क्या नहीं है, बस याद रखिएगा। बेसिक पाथवे जो रिजल्ट करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, वो कौन सा है, वो कॉमन है C3 में भी और C4। डू यू नोट दैट केल्विन पाथवे occur in all mesophyll cell of C3 प्लांट? हाँ, C4 प्लांट ये नहीं टेक्स प्लेस होती है किसमें, मेसोफिल। होती कहाँ है, वही बात घुमा घुमा के। बस यहां एक लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लो बस। इधर देखिए, ये है RUBP और इसको CO2 से जुड़ना था, तो बनना था क्या, 2 मॉलिक्यूल PGA। लेकिन तब तक RUBP जुड़ गया O2 से। अब अगर ये O2 से जुड़ जाएगा तो क्या 2 मॉलिक्यूल PGA बना पाओगे, नहीं। तो बनेगा क्या, 1 मॉलिक्यूल PGA और 1 मॉलिक्यूल और बनेगा, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड या ग्लिसरिक एसिड। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, और ये कितने कार्बन का है, बस। इसी नाते इसको C2 साइकिल कहते हैं। यहां एंजाइम जो लगा वो RUBP कार्बोक्सिलेज, और यहां जो एंजाइम लगा RUBP ऑक्सीजिनेज। आप पढ़ो। Let us try to understand one more process that create an important difference between C3 and C4 plant. नाम क्या है, photorespiration. To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of Kelvin pathway, CO2 fixation step. इससे बनता क्या है, RUBP कंबाइन करता है CO2 से, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA, और रिएक्शन लिखिए। उससे कोई मतलब ही नहीं, काम की बात यहां शुरू है। रुबिस्को क्या है, अंडरलाइन करो, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। इसकी खास बात यह है कि इसकी एक्टिव साइट बाइंड कर सकती है CO2 से भी, और इसी नाते इसका नाम रुबिस्को है, ठीक है। लेकिन इसकी ज्यादा एफिनिटी किससे है, CO2 से। अगर CO2 O2 बराबर है तब की बात है बेटा। इधर देखो जरा, जल्दी ना करो भाई, पन्ने ना पलटो। अगर ये है तो बताओ कौन सी एक्टिविटी होगी, CO2 से ही बाइंड करेगा। अच्छा, अगर ये है ये मोर देन 1 वैल्यू तभी आएगी जब CO2 क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, अब CO2 कम O2 ज्यादा, तो ध्यान सुनना, अगर CO2 O2 बराबर है तो CO2 जुड़ेगा, CO2 ज्यादा है CO2 जुड़ेगा। हाँ, जिस दिन CO2 कम पड़ा उस दिन O2 जुड़ेगा। इमेजिन कह रहा है व्हाट होगा जब ऐसा ना हो। बाइंडिंग कंपटीटिव होती है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 CO2 पर डिपेंड करती है कि कौन बाइंड करेगा। C3 प्लांट में कुछ O2 बाइंड कर जाती है किससे, तो बताओ CO2 का फिक्सेशन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। RUBP जिसको बाइंड करना था, किस बनना था, 2 मॉलिक्यूल क्या PGA, वो बाइंड करा लिया क्या, ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, PGA, और दूसरा क्या बना लेगा, फास्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन होगा। तुरंत नाम क्या हो जाएगा, फोटोरेस्पायरेशन। फोटोरेस्पायरेटरी पाथवे न तो सिंथेसिस करता है शुगर का, न तो ATP का, और रिलीज क्या होती है CO2, इस्तेमाल क्या होता है ATP, सब रटना है। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, कोई सिंथेसिस नहीं है ATP की। तो कह रहा अभी तक इसका असली में फंक्शन पता नहीं चला। जरा देखिए, इसका नाम फोटो रेस्पिरेशन क्यों है, भैया रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल करो और कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ये तो रेस्पिरेशन है। तो फोटोसिंथेसिस में होने लगा रेस्पिरेशन, तो नाम क्या पड़ गया, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ATP बनेगा
नहीं बनेगा। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्यों नहीं होता है? तो ये तो एसर्शन रीजन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक मैकेनिज्म है जो इंक्रीज करती है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम। क्यों? जो C4 एसिड बना था कहाँ? मीजोफिल सेल में, वो टूट जाएगा कहाँ? बंडल से, और क्या निकाल देगा? तो कंसंट्रेशन बढ़ी नहीं रहेगी CO2 की, और बढ़ी रहेगी तो क्यों भाई वो होगा? ये सुनिश्चित करेगा रूबिस्को फंक्शन करे क्या और मिनिमाइज करे क्या, ये पैराग्राफ बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 प्लांट में नहीं होता है क्या? फोटो रेस्पिरेशन। इसी नाते आपको समझ में आ जाना चाहिए प्रोडक्टिविटी और यील्ड क्या है बेटर इन C4 प्लांट। प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ये तो टेबल भरना है, भर लीजिएगा। फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, बस 5 मिनट का है, जनरल बात छोड़ दीजिए, यहां से पढ़ना है। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं? तो कहोगे पहला फैक्टर है सनलाइट, दूसरा क्या है? टेम्परेचर, तीसरा क्या है? CO2, और चौथा क्या है? वाटर। कह रहा जब बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हों और इफेक्ट कर रहे हों फोटोसिंथेसिस को, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि मेजर फैक्टर कौन सा है जो लिमिट कर रहा हो किसको? रेट को। तो जो लिमिट कर रहा होगा वो किस लॉ से आएगा? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये टिक कर लो। व्हेन सेवरल फैक्टर इफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, ब्लैकमैन ने दिया क्या? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये कहते क्या है? अगर किसी केमिकल प्रोसेस में एक से ज्यादा फैक्टर, यहाँ कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं, तो रेट कौन तय करेगा ये बता दो बस। फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू, मतलब फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट करता हो किसको? प्रोसेस को। एग्जाम्पल समझ में आएगा। ग्रीन लीफ है, क्लोरोफिल है कमी नहीं, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। तो ऐसे केस में टेम्परेचर लिमिटिंग है। लाइट देख लो जरा, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। फिर क्यों नहीं बढ़ रहा है? बस ये बता दो बस। क्योंकि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। बस वी नीड डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वांटिटी एंड लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन व्हाइल डिस्कसिंग लाइट एज ए फैक्टर। यहाँ कौन सा रिलेशनशिप है? लीनियर। जब एक तरफ हम क्या लें? लाइट, एक तरफ क्या लें? ठीक है, लेकिन ये तब तक लीनियर जब तक क्या रहेगी? लो लाइट रहेगी। जैसे ही हाई लाइट इंटेंसिटी में पहुंचोगे रेट अब नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा फैक्टर क्या हो गया होगा? लिमिटिंग। जब हम, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये रटना है कि केवल 10% ऑफ फुल सनलाइट से ही क्या हो जाता है? बताओ कितने परसेंट पर लाइट का सेचुरेशन हो जाता है? केवल 10%। लाइट कब लिमिटिंग होगी? तो कहोगे जब डेंस फॉरेस्ट। अगर हम डेंस फॉरेस्ट में बात करेंगे, इंक्रीज करो इन लाइट, अगर बियॉन्ड द लिमिट, अगर बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा क्या? और डिक्रीज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। रटना इसमें क्यों? CO2 कंसंट्रेशन में पहली लाइन ये रट लो। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? CO2। वैसे तो CO2 कंसंट्रेशन बहुत लो है, कितनी? 0.03 से 0.04। अगर बढ़ाओगे कंसंट्रेशन कितना, तब तक तो बढ़ेगा, लेकिन अगर ऊपर बढ़ाओगे तो फिर डैमेज कर जाएगा। C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों रेस्पॉन्स करेंगे किसको? रुक जाओ जरा यहां। CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, C3 प्लांट भी खुश होंगे, C4 प्लांट भी खुश होंगे। बस दोनों की खुशी में अंतर है,
डिफरेंटली लिखा है। रेस्पॉन्स तो दोनों देंगे लेकिन डिफरेंटली। क्या? कुछ लोग कहेंगे कि और ज्यादा बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ाओ, और कुछ लोग कहेंगे नहीं बस काफी सफिशिएंट हो गया है। ये फर्क है। देखो, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि लाइट क्या है? नाइदर ग्रुप रिस्पांस टू हाई CO2। लेकिन अगर हाई लाइट मिल गई है तो C3 भी रिस्पांस देगा, और रिस्पांस क्या देगा? रेट बढ़ा लेगा। कह रहा है इंपॉर्टेंट टू नोट दैट C4 प्लांट कब तक खुश होगा? तो कह रहा है इसका सेचुरेशन मिल जाएगा 360 माइक्रोलीटर, जबकि C3 वालों का सेचुरेशन बढ़ता 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 कितना चला जाएगा? ये डाटा आपको रटना है। तो आराम से बताओ, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 ये लिमिटिंग होती है किसके लिए? C3 के लिए। फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पांस टू हाई CO2, ये कंफर्म हो गया कि C3 प्लांट हाई CO2 को रिस्पांस करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? हाई होगी। तो एक काम करते हैं, बना लेते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप, हरे रंग का पर्दा लगाते हैं और वहां क्या उगाएंगे? टोमेटो और बेल पेपर। कहां ग्रो कराओगे? CO2 इनरिच। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, CO2 इनरिच इन्वायरमेंट में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो कहोगे C3 प्लांट। टेम्परेचर खत्म। वैसे तो डार्क रिएक्शन क्या है? एंजाइमेटिक है, मतलब लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव है। ये देखो, C4 प्लांट रिस्पांस करते हैं किसको? हाई टेम्परेचर, और क्या शो करते हैं? जबकि C3 प्लांट का बहुत लो क्या है? टेम्परेचर ऑप्टिमम है। किसी का टेम्परेचर ऑप्टिमम कैसे तय होगा? जरा रुको। अगर कोई पौधा ठंडे एरिया में उगता है तो लो टेम्परेचर ही उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, और कोई पौधा गर्म एरिया में उगता है तो हाई टेम्परेचर। तो जरा बताओ, एक होते हैं ट्रॉपिकल, एक होते हैं टेम्परेट। धरती का पहले बताया नहीं थे आपको इकोलॉजी में? ट्रॉपिकल और टेम्परेट में कहाँ का टेम्परेचर लो होता है? टेम्परेट का। तो जो टेम्परेट एरिया में रह रहे होंगे उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर लो होगा। किससे? ट्रॉपिकल। वही लिखा हुआ है। टेम्परेचर ऑप्टिमम डिपेंड करता है, ये हैबिटेट पर डिपेंड करता है। जैसे ट्रॉपिकल प्लांट का जो हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा किसकी तुलना में? ट्रॉपिकल का हाई होगा, टेम्परेट का लो होगा, और टेम्परेट का लो और ट्रॉपिकल का हाई। कह रहा वैसे तो वाटर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? लेकिन इसका इफेक्ट सीधे नहीं मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट। जैसे अगर पानी की कमी हो गई तो स्टोमेटा ही बंद हो गए, और अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो CO2 अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। पानी की कमी होगी, पत्तियां मुरझा जाएंगी, तो सरफेस एरिया कम नहीं हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सरफेस एरिया घट जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी घट जाएगी। चैप्टर कंप्लीट, कल मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ।